क्लास 11th शारीरिक शिक्षा चैप्टर 6 शारीरिक क्रिया और नेतृत्व प्रशिक्षण। इसके पहले कुछ सार्वजनिक सूचना। इस समय कोरोना का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, इनसे हमें बचना है। आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें मास्क का प्रयोग करें। बाहर की चीज़ों के खान पान से बचें, घर की बनी हुई चीज़ें खाएं और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट यौगिक एक्सरसाइज ज़रूर करें। गर्म पानी का सेवन करें। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं शारीरिक क्रिया और नेतृत्व प्रशिक्षण। पैदल चलना, दौड़ना, चढ़ना, बागवानी करना, खेल खेलना, नृत्य करना, यौगिक व्यायाम करना आदि ऐसी बहुत सी शारीरिक क्रियाएं हैं जो प्रतिभागियों को साहस व खुशी प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति ऐसी शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के बहुत से अवसर प्राप्त होते हैं। यह कहा जा सकता है कि ऐसी शारीरिक क्रियाएं नेतृत्व प्रशिक्षण को प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक नेता के गुण और भूमिका। इसके पहले नेतृत्व की भूमिका या परिचय। यह एक जाना माना तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। व्यक्तियों के गुणों व मात्रा के रूप में हमेशा डिग्री का भेद अवश्य होता है। अगर जुड़वा बच्चा भी है तो भले ही शारीरिक रूप से वो एक दिखे, लेकिन उनमें कोई ना कोई अंतर जरूर होगा। ये व्यक्तिगत भेद व्यक्तियों को एक नेता के पथ को या अनुयायियों के पथ को अपनाने के लिए मजबूर करते हैं। मनुष्यों में नेतृत्व की भावना का प्रारंभ से ही रही है। यह प्रवृत्ति या भावना निम्न वर्ग के प्राणी जगत में भी देखी जा सकती है। वास्तव में किसी समाज की उन्नति या उत्थान उसके नेतृत्व की विशेषता पर निर्भर करती है। निम्नलिखित परिभाषाएं नेतृत्व के वास्तविक अर्थ को जानने में हमारी सहायता कर सकती हैं, अर्थात हमारी मदद कर सकती हैं। मॉन्टगोमरी के अनुसार किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को इकट्ठा करने की इच्छा तथा योग्यता को नेतृत्व कहा जाता है। एक बार फिर से सुने इनकी परिभाषा। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को इकट्ठा करने की इच्छा तथा योग्यता को ही नेतृत्व कहा जाता है, अर्थात नेतृत्व कहलाता है। ला पियरे और फार्नोवर्थ के अनुसार नेतृत्व एक ऐसा व्यवहार है जो लोगों के व्यवहार के ऊपर अधिक प्रभाव डालता है, न कि लोगों के व्यवहार का प्रभाव उनके नेता पर। अर्थात नेता का तो प्रभाव लोगों पर पड़े, लेकिन लोगों का प्रभाव नेता पर न पड़े। साधारण शब्दों में नेतृत्व एक व्यक्ति का वह गुण होता है जिससे वह दूसरे व्यक्तियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं के मार्गदर्शन करता है। नेतृत्व जानबूझकर दूसरों के जीवन तथा व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता है। एक नेता में ऐसे गुण होने चाहिए जिनकी उसके अनुयायी प्रशंसा करें। अनुयायी यानी उसके मानने वाले प्रशंसा करें। एक नेता को ऐसा क्रियाकलाप प्रारंभ करना चाहिए जिनकी आवश्यकता किसी समूह से जुड़ी हो तथा ऐसे क्रियाकलाप को उसे पूर्णता की ओर ले जाना चाहिए। इस प्रकार एक नेता वह होता है जो अग्रसर रहता है। अग्रसर रहता है अर्थात हमेशा आगे रहता है। स्वीकार योग्य सुझाव देता है, उचित सुझाव देता है, उपयुक्त मार्ग दिखाता है, दूसरों के लिए एक रोल मॉडल का कार्य करता है। वह लक्ष्य की प्राप्ति में व्यक्तियों को साथ मिलकर
कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक व्यवसाय में नेतृत्व की आवश्यकता होती है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय की निरंतर वृद्धि व जीवंतता को सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। यह एक नाजुक स्थिति है कि इस व्यवस्था के लिए जो विद्यार्थी अब तैयार हो रहे हैं उनमें से ही नेता निकलते हैं। यदि नेता निकलते हैं तो शारीरिक शिक्षा का व्यवसाय फैलेगा व समृद्ध होगा। लेकिन यदि नेता नहीं निकलते तो शारीरिक शिक्षा में गिरावट आएगी। वास्तव में नेतृत्व एक कला है जो व्यक्तियों को व्यावसायिक व व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति में मिलकर सद्भावपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक नेता के गुण ऐसी व्यक्तिगत व व्यावसायिक विशेषताएं या गुण होते हैं जो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए अति आवश्यक होते हैं। इन विशेषताओं या गुणों का वर्णन निम्नलिखित है, अर्थात ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कर्मठ अर्थात कर्मठता। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता के लिए कर्मठ होना अति आवश्यक है। वास्तव में यह इस व्यवसाय की एक मौलिक धारणा है। कठिन से कठिन कार्य के लिए भी उसे तत्पर रहना चाहिए। एक नेता की ऐसी विशेषता होनी चाहिए कि वो कार्य को देख करके घबराए नहीं, अर्थात सहस्र कार्य करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा है मैत्री व स्नेह। मैत्री व स्नेह भी इस व्यवसाय में एक नेता के लिए आवश्यक गुण है। इन गुणों का विकास शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों व ओलंपिक खेलों के द्वारा, विशेष रूप से प्रशिक्षण व प्रतियोगिताओं के दौरान होता है। निर्णय क्षमता। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता को एक अच्छा निर्णायक होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उसमें उपयुक्त व अनायास ही निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। तकनीकी रूप से कुशल। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता को तकनीकी रूप से कुशल होना चाहिए। उसे अपने विषय व विषय क्षेत्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए, अर्थात उसे अपने विषय क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए। बुद्धिमान। एक शारीरिक शिक्षा के नेता में बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। वास्तव में बुद्धिमत्ता व्यक्ति की वह योग्यता होती है जो विभिन्न जटिल समस्याओं का संभावित हल ढूंढने के योग्य होता है। एक शारीरिक शिक्षा का बुद्धिमान नेता इस व्यवसाय के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। शिक्षण में कुशल। इस क्षेत्र में नेता को विभिन्न शिक्षण कौशलों का विस्तृत एवं गहरा ज्ञान होना चाहिए। अब शारीरिक शिक्षा को कक्षा में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, इसलिए उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों में कुशल एवं दक्ष होना चाहिए। इसके साथ साथ उसे शरीर के द्वारा भाषा संकेतों व चेहरे के हाव भावों को व्यक्त करने में भी कुशल होना चाहिए। ये गुण उसके शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने में मददगार होते हैं। अनुसंधान में रुचि। शारीरिक शिक्षा के नेता का यह एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। उसकी अनुसंधान कार्यों में विशेष रुचि होनी चाहिए। कोई भी व्यवसाय बिना उचित अनुसंधानों के प्रगति नहीं कर सकता है। वास्तव में यह विशेषता समय की मांग है। इस व्यवसाय को अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी समस्याओं का निदान केवल अनुसंधानों के द्वारा ही निकाला जा सकता है। अच्छा स्वभाव। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में
कार्यरत नेता का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य, एक स्वस्थ नेता ही लंबी अवधि तक बिना थकावट महसूस किए कार्य कर सकता है। समर्पण भावना एवं संकल्प, इस व्यवसाय के लिए एक नेता में समर्पण भावना एवं संकल्प जैसे गुण महत्वपूर्ण होते हैं। उसका निश्चय दृढ़ होना चाहिए। उसको प्रत्येक बदतर स्थिति यानी खराब से खराब स्थिति का सामना करने के लिए दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। अपने व्यवसाय के प्रति उसे समर्पित होना चाहिए। उच्च गामक क्षमता, शारीरिक शिक्षा के नेता में उच्च गामक पुष्टि होनी चाहिए, अर्थात उसकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उसे शारीरिक पुष्टि के सभी अंगों जैसे शक्ति, गति, सहन क्षमता, लचक व तालमेल संबंधी योग्यताओं का समुचित विकास करना चाहिए। दूसरे व्यक्तियों के लिए आदर, इस व्यवसाय के नेता में दूसरे व्यक्तियों का आदर सम्मान करने का गुण होना चाहिए। यदि वह दूसरे व्यक्तियों का आदर नहीं करेगा तो उसको भी सम्मान नहीं मिलेगा। अर्थात सम्मान देने के लिए सम्मान लेने के लिए सम्मान देना भी पड़ेगा। सामाजिक, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत नेता को सामाजिक होना चाहिए। उसमें अनेक सामाजिक गुण जैसे भाईचारा, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, सहायता, धैर्यता व ईमानदारी आदि का समावेश होना चाहिए। इन गुणों या विशेषताओं के अभाव में एक नेता ठीक ऐसा होता है जैसे बिना पेट्रोल के एक इंजन, तर्कशील एवं निर्णय करने वाला। शारीरिक शिक्षा के एक नेता को समस्याओं को तार्किक ढंग से विचार विमर्श करने के योग्य होना चाहिए। उसे उचित समय पर एक अच्छा निर्णयकर्ता भी होना चाहिए। उसे इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि न्याय में देरी अन्याय होता है। नैतिकता एवं ईमानदारी या वफादारी, नैतिकता एवं वफादारी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। अपने अनुयायियों के प्रति उसे वफादार होना चाहिए। विभिन्न स्थितियों में उसे अपनी नैतिकता नहीं भूलनी चाहिए। अच्छा संदेशवाहक, बोलचाल नेतृत्व हेतु अपरिहार्य एवं आधारभूत आवश्यक है। अपरिहार्य अर्थात अनिवार्य है। इसलिए शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता को अच्छा संदेशवाहक होना चाहिए। एक अच्छा संदेशवाहक अपने विचारों को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है। यह गुण अध्यापन तथा कोचिंग प्रक्रिया में अत्यधिक प्रभावी भूमिका निभाती है। नेता की भूमिका, एक नेता को बहुत सी भूमिकाएं निभानी पड़ती है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता विभिन्न भूमिकाएं निभाता है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। पहला है स्थिति की रचना। शारीरिक शिक्षा के नेता का मुख्य कार्य अपने समूह के सदस्यों की स्थिति की रचना करना है। वह वास्तविक स्थिति का सही रूप से विश्लेषण करता है। वह शारीरिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर जोर देता है और शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखता है। यदि समूह के सदस्य उसके विश्लेषण को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो समूह का सहयोगपूर्ण व्यवहार संभव होता है। शारीरिक शिक्षा का नेता प्रत्येक स्थिति का बारीकी से निरीक्षण करता है। खेल कूद प्रतियोगिताओं में वह एक टीम के सदस्यों की स्थिति का पूर्ण विश्लेषण करता है। वह अपनी टीम के सदस्यों को हर तरह की स्थिति से अवगत कराकर उनका लक्ष्य निर्धारित करता है। समूह के व्यवहार पर नियंत्रण।
शारीरिक शिक्षा का नेता समूह के या टीम के व्यवहार के ऊपर नियंत्रण रखता है। वह सारी टीम की रुचि को ध्यान में रखता है। वह इस बात का भी ध्यान रखता है कि खेल के नियम सही ढंग से लागू किए जाएं। वह ऐसे भी नियम लागू कर सकता है जिनमें पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग होता है। अगर कोई सदस्य या टीम का खिलाड़ी अनुशासन भंग करने की चेष्टा करता है तो वह उसे दंड देता है। वह ऐसे खिलाड़ी को पुरस्कार भी प्रदान कर सकता है जो टीम के लिए बहुमूल्य होता है और अद्भुत कौशल दिखाता है। इसी ढंग से शारीरिक शिक्षा का नेता समूह के व्यवहार को नियंत्रित करता है। समूह का प्रवक्ता। शारीरिक शिक्षा का नेता एक प्रवक्ता की भूमिका निभाता है। वह अपने समूह के लिए अपने विचार प्रकट करता है। वह दूसरों की भावनाओं की इज्जत करता है। वह अपने समूह के सदस्यों की भावनाओं को शब्दों के रूप में देता है, फिर कार्रवाई करता है। अर्थात वह केवल शब्दों में विश्वास नहीं करता बल्कि कार्य में भी विश्वास करता है। समूह के लिए योजनाएं बनाता है। शारीरिक शिक्षा का नेता अपने समूह या टीम के सदस्यों के हित के लिए अच्छी योजनाएं बनाता है, जिसके द्वारा टीम भली भांति अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकती है। ये योजनाएं अल्पकालिक व दीर्घकालिक भी हो सकती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह की योजना का उस समय अधिक महत्व है। यह एक अच्छी योजना बनाकर यह कुशलतापूर्वक टीम की समस्याओं का निवारण करता है। टीम की योजना बनाते समय वह हर पहलू पर गौर करता है, क्योंकि ऐसी योजनाओं को बनाते हुए गहरे और बारीक अध्ययन की आवश्यकता होती है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में दोनों तरह की योजनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। योजनाओं को लागू करना। शारीरिक शिक्षा के नेता द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करना भी उसी नेता का प्रमुख गुण होता है या प्रमुख कार्य होता है। एक टीम के उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसे बहुत कार्य करना पड़ता है। यह भी कहा गया है कि यदि शुरुआत अच्छी होती है तो आधा कार्य हुआ ही समझो। इसीलिए यदि योजनाएं सही ढंग से लागू हो जाती हैं तो बाद में इनके परिणाम भी अच्छे निकलते हैं। वह हर बात में नोक झोंक नहीं करता। यदि उनको ठीक ढंग से लागू न किया जाए तो बहुत सी कीमती योजनाएं भी व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए एक योजना को सफलता या असफलता उस योजना के लागू करने के ढंग पर निर्भर करती है। यह शारीरिक शिक्षा का नेता अपनी योजना को बड़ी सावधानी पूर्वक तथा कुशलता से लागू करता है। नेता एक प्रतिनिधि के रूप में। शारीरिक शिक्षा का नेता अपने समूह या टीम का एकमात्र प्रतिनिधि होता है और एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। यदि किसी टीम को कोई भी समस्या आती है तो नेता अपने अधिकारी से विचार विमर्श करता है। वह अपनी टीम के सदस्यों के लिए लड़ता है। वह अपनी टीम के हित के लिए ही हर संभव कदम उठाता है। नेता एक आंतरिक संबंधों के नियंत्रण के रूप में टीम के सदस्यों के बीच अनुशासन बनाए रखना भी शारीरिक शिक्षा के नेता का एक मुख्य कार्य होता है। नेता के द्वारा ही आपसी मतभेद सुलझाए जाते हैं। टीम के मनोबल को बनाए रखने के लिए भी वह कार्य करता है। आंतरिक संबंधों को अच्छा बनाने के लिए वह स्वयं निर्णय लेता है। जिसे किसी भी सदस्य का दोष होता है वह उसके प्रति कार्रवाई करता है। नेता एक आदर्श के रूप में। एक नेता अपनी टीम को उदाहरणों से प्रेरित करता है। वह टीम के सदस्यों के लिए स्वयं में एक उदाहरण या आदर्श होता है। इसलिए उसमें वे सब गुण होने चाहिए जो वह टीम के सदस्यों में देखना चाहता है। उसको दिल से कार्य करना चाहिए,
क्योंकि समूही एकता तभी बढ़ती है, समूह की एकता तभी बढ़ सकती है जब एक नेता भी दिल से कार्य करे। उपरोक्त तथ्यों से हमें ज्ञात होता है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व का होना परम आवश्यक है। कहा भी गया है कि जैसी राजा राजा वैसी प्रजा। अतः शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व के बिना कार्य नहीं चल सकता। धन्यवाद।